नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर। तो हम लोग आज एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि इसमें चर्चा में बना हुआ है और नया-नया सेशन कह सकते हैं, नया-नया सेशन इन द सेंस कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक? और चलो जल्दी से शुरू करते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है और क्या ऐसी बात है कि उसको मतलब किया जा रहा है? तो टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो एक देश और एक चुनाव, मतलब कि हमारे यहाँ जैसे सेंटर है, ठीक है? और हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, तो सभी के चुनाव अलग-अलग होते हैं, ठीक? तो इस समय ये वैसे बहुत प्रपोज़ल ये बहुत पहले से है कि सारे चुनाव, ठीक है? चाहे वो स्टेट्स का हो या फिर सेंटर का चुनाव हो, सब एक साथ कराया जाए। अब बात ये है कि आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं? उन कारणों के बाद क्या-क्या उसके पॉज़िटिव्स हैं, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, ठीक है? तो ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके अलावा क्या उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? ठीक है? क्योंकि उसमें समस्याएँ अगर आएँगी तो जो समस्याएँ हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, अगर उनका सॉल्यूशन इस विधान से, इस विधि से नहीं मिलता है, तो क्या कोई और तरीका है जिससे हम इसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर ये क्या है? तो क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर सेंटर एंड स्टेट्स, यानी जितने सेंटर और स्टेट्स के चुनाव हैं, सब एक साथ होंगे। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो कि अच्छा हाँ, मान लो अगर सेंटर का अभी तो हमारे इलेक्शंस अलग-अलग होते हैं हर साल में, मान लो जैसे अभी राजस्थान के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, पिछले साल कुछ चुनाव हुए, अभी अगले साल सेंटर का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो हर साल चुनाव होते हैं, इवन कई-कई जो पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, विद्वान हैं, वो भारत को चुनावों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनावों का देश। चुनावों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर साल हर तरफ कोई न कोई चुनाव लगा रहता है। और अगर ये दोनों चुनाव के बाद है तो हमको पता है कि पंचायती राज, इसका भी चुनाव होता है। चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो इसी से पार पाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है? इन दोनों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। अच्छा, भारत में क्या ये पहले से होता था? तो जी हाँ, भारत में पहले जब 1952 में या कह सकते हैं 51-52 में पहले चुनाव हुए थे, ठीक है? तो उसके बाद 1967 तक लगातार ऐसा होता था। बट फिर ऐसा हुआ कि कुछ असेंबलीज़ डिसॉल्व हो गईं और उसके बाद फिर ये नहीं हो सका। बट शुरू में ऐसा ही होता था, ठीक है? तो हिस्ट्री हमारी ऐसी ही रही है। तो अगला हमारा टॉपिक है, तो इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? क्या इसके फ़ायदे हैं? ठीक, तो भई देखो फ़ायदे की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये आती है फ़ायदे की अगर हम बात करें, तो पहली चीज़ है फ़ाइनेंशियल बर्डन कॉज़्ड बाय ऑलमोस्ट कंटीन्यूअस इलेक्शन साइकिल। यानी जो चुनाव हैं, वो हर बार कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा व्यय होता है। तो उससे बचने के लिए कि अगर मान लो हमको 10 बार चुनाव कराने हैं, इससे अच्छा हम 1 बार चुनाव करा लेंगे और सारी चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं। तो हमारे पैसे की बचत हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या है? जॉल्ट टू डेवलपमेंट वर्क ड्यूरिंग द पॉलिटिकल पोलिंग पीरियड, ठीक है? अच्छा, ये पोलिंग पीरियड में डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि एक वर्ड आता है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम कहते हैं आचार संहिता, ठीक है? तो आचार संहिता क्या कहती है कि भाई देखो, आप एक सर्टेन टाइम होता है जब से चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा कर देता है, तो उस जगह पर आचार संहिता लग जाती है और अब आप वहाँ पर कोई ऐसी लोक लुभावनी, ये नहीं कि आप वहाँ पे कह दो कि अच्छा हाँ, जो अब हमको वोट देगा उसको हम भैया हर जगह 2-2 हज़ार रुपए देंगे, 5-5 हज़ार रुपए देंगे सरकार की योजना। तो ये आप उस समय पर लोक लुभावनी योजना नहीं कर सकते हो जिससे कि इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित हो। तो अब सरकारों का या फिर जो इसके प्रपोज़ करने वाले हैं, प्रमोटर्स हैं वन नेशन इलेक्शन के, उनका कहना है कि इलेक्शन वर्क के कारण जो हमारा डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाता है इस पीरियड के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोकना नहीं चाहिए। तीसरा है नॉन
ईसी इलेक्शन स्पेंडिंग। इसका क्या मतलब है? ईसी माने इलेक्शन कमीशन। देखो इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। एक एस्टिमेशन है कि इलेक्शन में टोटल 10,000 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन का खर्च होता है और लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खर्च करती हैं पूरे चुनावों में। तो अब बात ये है कि इतना सारा पैसा है जो खर्च होता है, तो ये कहीं और जगह यूज़ कर सकते हैं मगर पार्टीज नहीं किया करती हैं। ठीक है, तो इस पैसे की बचत कैसे की जा सकती है? और फिर ये कहीं न कहीं गेम ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? गेम ऑफ मनी। कि भाई जिसके पास पैसा है, वही चुनाव जीतता है। ठीक, गेम ऑफ मनी हो जाता है, तो इसी को रोकने की कोशिश है। अगला क्या है? पार्टीज ऑलवेज ऑन कैंपेन मोड। अब जैसे मान लो कि कहीं पे चुनाव, अब जैसे मान लो आजकल अभी सेंटर के चुनाव की बात हुई, अभी पिछले उसमें देखा होगा आपने कि कर्नाटका के चुनाव थे। ठीक है, कहाँ के चुनाव थे? कर्नाटका के चुनाव थे। फिर अब राजस्थान के चुनाव हैं, तो उधर जाएगा एमपी के चुनाव हैं, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, फिर सेंटर का चुनाव है, फिर 27 आते आते हमारा यूपी का चुनाव है। तो हर समय तो चुनाव ही लगा रहता है, तो डेवलपमेंट की बात कब होगी? जो नेता हैं वो जाकर के क्या प्रचार ही करते रहते हैं। तो एक बार प्रचार होगा, एक बार जो होना है हो जाए और फिर 5 साल आप काम करिए और फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। तो ये इनके प्रमोटर्स कहते हैं। अगला क्या है? डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। अब देखो जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे चुनाव कहाँ होते हैं? चुनाव स्कूलों में होते हैं। स्कूल की बसें होती हैं, उन्हें ले लिया जाता है, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि और भी जो एसेंशियल सर्विसेज़, अब जैसे मान लो कि जो ट्रकें हैं, उनका आवागमन है, अब उनकी चेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसमें एसेंशियल सर्विसेज़ में बाधा पहुँचती है। तो सरकार जो उसके प्रमोटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बार-बार बाधा क्यों पहुँचाना? एक बार करो, काम खत्म करो, ठीक है? तो ये मेन इसके जो प्रमोटर्स हैं, उनका कहना है। लास्ट ये है हमारा कि मैन पावर डिप्लॉयमेंट। अब हर बार चुनाव होता है, तो हर बार चुनाव होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर बीएसएफ या फिर इस तरह के लोग लगाए जाते हैं, ठीक है? इवन टीचर्स की ड्यूटी लगती है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी है, सब ड्यूटी पे रहती है। तो अब ये ड्यूटी सोचो बार-बार करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को सेव करने के लिए क्या उपाय है कि हम एक बार करा लें और एक बार में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके प्रोज़ हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते थे। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं, ठीक? कॉन्स इसके क्या-क्या हैं? तो कॉन्स की अगर हम बात करें, ठीक? तो सबसे बड़ा कॉन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विद स्टेट सर्टिफिकेशन। देखो अगर हम बात करें चुनावों की, ठीक है? तो भारत में जो आर्टिकल नंबर 368 है, वो भारत के संविधान को बदलने की अनुमति देता है, ठीक है? तो आर्टिकल 368 के अनुसार हम संविधान चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए आपको जो टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक और वर्ड आता है हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है? यानी आपको स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 29 राज्य हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है? या मान लीजिए अगर 28 है तो 15, एग्जाम्पल है, अगर सम संख्या है तो 15, अगर मान लीजिए 29 है तो आपको तो भी 15, अगर 30 हो जाते हैं तो 16, ठीक है? अगर जम्मू कश्मीर बन जाता है इस तरह से, मतलब लद्दाख और जम्मू वो है, ठीक है? तो ये क्या है कि इतने स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब इतने स्टेट्स की असेंबलीज जो हैं वो इसको मंजूर करें। तो स्टेट्स में भी ये चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक चीज को चेंज करता है जिसका नाम है फेडरल स्ट्रक्चर। और जो हमारे साथी हैं जो जानते होंगे कि भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। कैसा है? क्वासी फेडरल। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्वासी फेडरल किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि भारत एक क्वासी फेडरल स्टेट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विद स्टेट सर्टिफिकेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो कई सारी पार्टीज हैं जिनकी अलग अलग सरकारें हैं, तो मानेंगे नहीं। हो सकता है अगर किसी एक पार्टी की सरकार 50% से ज़्यादा स्टेट्स में हो, या फिर ऐसा हो कि कुछ उसके सपोर्ट में लोग हों या पार्टीज हों, तो ऐसा हो सकता है कि चीज़ हो जाए, बट रेटिफिकेशन बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है। दूसरा, मोर टाइम एंड मनी नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो इसके अपोज में है लोग, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपको
समय और पैसा बचेगा। बट आप ये सोचिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कोई काम बाँट-बाँट कर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप आसानी से उसको कर लेते हैं। बट इतने बड़े चुनाव, सोचिए इतने सारे राज्य और उसके बाद सेंटर, सबका चुनाव एक साथ कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं भी एक जगह अगर दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से पूरा चुनाव डिस्टर्ब होगा। दूसरा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। सोचिए यहाँ पर अगर हम सेंटर का चुनाव कराते हैं 4-5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में, उसको कराने में लगभग 1 से डेढ़ से 2 महीने तक लग जाते हैं। अब सोचिए अगर आप इतना बड़ा चुनाव कराएँगे तो कम से कम 4 से 5 महीने चुनाव ही होते रहेंगे, ठीक है? तो हम कह रहे हैं भले कि अच्छा हाँ, ये समय बचेगा, बट शायद समय ज़्यादा लग जाएगा। सेम काम पैसे के लिए, पैसा कैसे हो सकता है? देखो बात ये है कि अभी एक चीज़ है, इस पूरे चुनाव को कराने में लगभग 25 लाख ईवीएम्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास अभी कितनी है? 12 लाख, यानी इलेक्शन कमीशन 12 लाख है उसके पास। बट अब समस्या ये है कि 12 लाख ईवीएम्स के अलावा जो 12 लाख या 13 लाख हैं, इनकी एज भी होती है 15 साल होती है। तो मान लो 2 या 3 इलेक्शंस आप करा सकते हो, बट उसके बाद आपको नई ईवीएम्स खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक पैसे का बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। या 12 लाख में क्या हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या है? रीजनल पार्टीज एंड इश्यूज गॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? जो इसके ओपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो चुनाव है वो एक सेंटर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे देखिए, तो उदाहरण लेते हैं मान लो यूपी का, ठीक है? अभी तो यूपी में एक बार चुनाव होता है जब सेंटर का चुनाव होता है, एक बार चुनाव होता है जब योगी जी ऐसा कहते हैं और मान लीजिए कि हम दूसरी पार्टी सपा की है, तो वहाँ से हम अखिलेश यादव जी, ये दोनों लोग लड़ते हैं मेनली। बाकी तो मायावती भी, बहुत सारी पार्टियां, ऐसा नहीं कह रहा किसी पार्टी के लिए अगर सपोर्ट करते हो, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए 2-4 लोग हैं जो पार्टी कंटेस्ट करते हैं। अब अगर ये सब इलेक्शन एक साथ होगा, तो जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े मुद्दे हैं वही डोमिनेट करें, और जो रीजनल मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे हमारी सड़क नहीं बनी, या हमारे बगल में खेल का मैदान नहीं बना, हमारे यहाँ मान लीजिए नाली नहीं बनी, तो ये सारे मुद्दे हमारे खत्म हो जाएंगे, तो स्टेट्स का मुद्दा चला जाएगा। जो स्टेट्स के लोकल मुद्दे हैं वो चले जाएंगे, और बचेगा क्या? केवल सेंटर का मुद्दा, वो भी बड़े मुद्दे, ठीक है? तो छोटी पार्टियों का काइंड ऑफ अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा सिस्टम टू पार्टी सिस्टम में तब्दील हो जाए, ठीक है? कि भाई सिर्फ 2 पार्टियां रहेंगी और कोई पार्टी नहीं रहेगी, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है? जैसा कि यूएस में है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लास्ट लास्ट हमारा असेंबली इलेक्शंस, चेक एंड बैलेंसेस। ये देखो, असेंबली इलेक्शंस देखो हमारे लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्पल अगेन, जैसे मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है? हमारे प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है। उसके बाद क्या होता है कि जब अभी कर्नाटका के चुनाव होते हैं और उसमें भाजपा की हार हो जाती है। अच्छा, अब भाजपा को पता चलता है कि अच्छा हाँ, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए, या जनता जिससे खुश नहीं है। अगर यहीं भाजपा जीत जाती, तो उसको पता चलता कि अच्छा हाँ, ये चीज़ है हमारे लिए, ये ग्रीन फ्लैग है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये जो बीच-बीच में चुनाव होते हैं, ये रेड फ्लैग्स का काम करते हैं पार्टीज़ के लिए कि भाई देखो, जनता हमसे खुश नहीं है। और इस तरह से जनता जो होती है वो कहीं न कहीं पार्टीज़ पे अपना बना के रखती है कि अच्छा हाँ, अगर आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम आपको चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार चुनाव हो जाएगा तो एक बार वो बन गया, और उसके बाद आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो 5 साल तक, तो वैसे अभी भी नहीं सकते, बट बीच में चुनाव वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि क्या-क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या-क्या नुकसान। अगर आपको देखो, ये मेन है, इसके अलावा भी छोटे-छोटे फ़ायदे बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे नुकसान बहुत सारे हैं। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और, जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि नेशनल मुद्दे डोमिनेट करेंगे, नेशनल मुद्दे, और एक है मनी पावर, ठीक है? क्योंकि अब सोचो अगर चुनाव लड़ना है पूरे देश में एक साथ, तो मनी बहुत चाहिए, ठीक? और जो छोटी पार्टियाँ हैं, मैंने बताया ना, छोटी पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, छोटी पार्टियाँ नहीं लड़ पाएँगी, ठीक है?
तो अब इससे बात है प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट उन पार्टियों का होगा जो बड़ी हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। और मे बी पॉसिबल कि आगे आने वाले समय में मैंने कहा मे बी ये टू पार्टी सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि स्टेट की पार्टीज नहीं रहेंगी, धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कहीं पे है? जी हाँ, कुछ देश हैं जहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, बेल्जियम है, स्वीडन है। अब आप बता सकते हो कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, ठीक है, इसकी आपको अलग अलग कैपिटल मिलेगी, यानी इसकी प्रशासनिक राजधानी अलग है, न्यायिक अलग है, वैधानिक अलग है, यानी लेजिस्लेटिव अलग राजधानी है, इसकी जो जुडिशियल राजधानी है वो अलग है, और इसकी जो क्या बोलते हैं, कि जो तीसरी राजधानी है, तीन राजधानियां हैं, ठीक है, यानी तीन अलग अलग जगहों से इसका कार्य किया जाता है। दूसरा है बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में देखो। स्वीडन की कैपिटल क्या है, इनका लोकेशन भी आप चाहो तो देख। तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है, सोल्यूशंस भी आपको देने होते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि मॉडिफाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो समस्या क्या है, समस्या यही है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इस दौरान चुनाव के दौरान जो पार्टियां होती हैं वो बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकती, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इसका उपाय ये है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़े सुधार करिए। और आपके पास एक बात होती है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मान लीजिए 3 महीने 4 महीने पहले लगते हैं देना में, ठीक है, मान लीजिए 3 महीने पहले लगा, तो भी आपके पास 4 साल और 9 महीने थे, आपको उसमें काम करना चाहिए, सिर्फ आपको 3 महीने का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कैंपेन डेज आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक। अब देखो होता क्या है, जो हमारे नेता हैं वो ये करते हैं कि एक जगह का चुनाव है तो दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे चुनाव प्रचार करते हैं, फिर से जाते हैं तीसरी जगह है, वहाँ का चुनाव प्रचार करते हैं। तो कैंपेनिंग में ही उनका जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है एंड एफर्ट है वो चला जाता है, और विकास की बात जो है वो कहीं ना कहीं, जनता के विकास की बात वो पीछे छूट जाती है। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि आप कैंपेन के डेज को कम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए कोई एमपी है, कोई एमएलए है, और मान लीजिए कि कोई अ, जैसे पंचायत का चुनाव है, ठीक है, तो कोई भी अपने से नीचे आकर के चुनाव प्रचार ना करे, ये आप कर सकते हो। अब जैसे एमपी है, अगर आप भारत में लोकसभा या राज्यसभा में हो, तो आप एमएलए के चुनाव में, यानी स्टेट के चुनाव में आप प्रचार नहीं कर सकते। या आप एमएलए हैं तो आप नीचे जाकर के पंचायत के चुनाव प्रचार मत करिए। अगर आप एमएलए हैं तो ऑब्वियसली आप एमपी वाले चुनाव प्रचार करिए, आप पंचायत वाले हैं तो आप एमपी वाले में करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ये नीचे मत करिए। क्यों? देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे किसी भी मिनिस्ट्री का नाम ले लो, मान लो ये कि कोई मिनिस्टर है, ठीक है, तो अब वो मिनिस्टर ने क्या किया भाई कि अब उनको पता चला, पहले कर्नाटका में चुनाव हुए, फिर पता चला राजस्थान में चुनाव हुए, फिर पता चला वो हमारे एमपी हैं, ठीक है, हर स्टेट के चुनाव में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। जब वो चुनाव प्रचार करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। तो इसलिए सबसे अच्छी बात ये है, ये आप कर सकते हो सजेशन के तौर पर, कि जो एमपी एमएलए हैं, एमपी हैं उनको एमएलए के चुनाव में, एमएलए हैं उनको पंचायत के चुनाव में आप प्रचार करने से रोक सकते हो, क्योंकि आपको काम करना चाहिए। और चुनाव प्रचार तो बाकी लोग हैं वो कर सकते हैं, इनको वहाँ पर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। बट ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि अंत में पार्टियां जो होती हैं उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, वो होता है चुनाव जीतना, ठीक है? जितनी भी पार्टियां हैं उनका यही काम होता है चुनाव जीतना, उनका फोकस यही होता है। जनता पे ध्यान उतना नहीं दिया जाता है, जनता नेग्लेक्ट हो जाता है काम, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये वीडियो देखिए, ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। आप इसे देखिए, अगर कोई इसमें दिक्कत आती है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा जो मैंने 2-3 सवाल पूछे हैं, आप उनका जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू, ठीक है।